नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की सहकारिता विभाग की बैठक। किसानों की आय दोगुना करने पर हुई चर्चा। 30 नवंबर तक बढ़ाई गई ऋण जमा करने की अवधि। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। सोशल मीडिया के सहारे होगा चुनाव प्रचार प्रसार। कांग्रेस और बीजेपी में सोशल मीडिया को लेकर भी छिड़ी जंग। कांग्रेस कर रही राज्य में भू कानून की मांग। धस्माना ने सरकार पर लगाया भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप। कहा उत्तराखंड में भूमाफिया पसार रहे पैर। और देहरादून पुलिस ने नकली दवा कंपनी पर की छापेमार कार्रवाई। नकली दवाओं के 2 सौदागर गिरफ्तार। नकली दवाओं को बेचकर बने करोड़ों के मालिक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की बैठक ली, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य जिलों से भी अधिकारी जुड़े। बता दें कि बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने किसानों की आय दोगुना करने को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही पॉलिसी पर मंथन किया। उन्होंने बताया कि विभाग ने 8 लाख किसानों को 0% ऋण पर ब्याज दिया है। वहीं 2 लाख से ज्यादा नए सदस्य सहकारी समितियों से जोड़े जाएंगे, जिसमें 33% महिलाएं सदस्य शामिल होंगी। धन सिंह रावत ने बताया कि किसान वन टाइम सेटलमेंट योजना का भी लाभ ले रहे हैं। विभाग ने किसानों की सहूलियत के लिए 30 नवंबर तक ऋण जमा करने का दिन बढ़ा दिया है। इस बार भी हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो कुक्कुड़ बहली के लिए भी है, जो लोग डेयरी सेक्टर में जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो है उद्यान के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए भी है। तो हर प्रकार के किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। साथ में अभी हमने ये भी कहा है कोऑपरेटिव में कि 2 लाख नए सदस्य बना रहे हैं, क्योंकि भविष्य में कोऑपरेटिव के चुनाव होने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नए लोग भी कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े। एक हम 30,000 किसान जो कि कोऑपरेटिव में पहले ऋण लिए, कई वर्षों पहले उनने ऋण लिया था और जिनने ऋण लिया उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे किसानों को हम वन टाइम सेटलमेंट में लाए थे। अभी तक 9,000 किसानों ने इसमें वन टाइम सेटलमेंट में आ गए हैं। इसकी योजना अब हमने 30 नवंबर तक बढ़ाई है, सदस्यता की भी और वन टाइम सेटलमेंट की भी। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका होने वाली है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों को लेकर सोशल मीडिया पर खुद को मजबूत करने में जुटी नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ सत्ताधारी सरकार के दिग्गज नेता उत्तराखंड के भाजपा मीडिया पदाधिकारी को चुनाव प्रचार प्रसार के टिप्स दे रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी भाजपा के IT सेल से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुट चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने से 2024 के ये लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, जिसके बाद सभी पार्टियां उत्तराखंड की 5 सीटों को फतेह करने के लिए चुनावी मोड में आ चुकी है। इस चुनावी मैदान में जहां एक तरफ भाजपा की मजबूत IT सेल की दीवार खड़ी हुई है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन करके इस दीवार को गिराने का प्रयास कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां बीजेपी पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के कड़े निर्देश दिए, तो वहीं अब उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी सोशल मीडिया को मजबूत करने में जुट चुकी है। कांग्रेस की IT सेल ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसे वो व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता सहित युवाओं को सीधा जोड़ा जा सकता है। विपक्षी दल का कहना है कि हमारी लड़ाई लोकसभा चुनाव के लिए पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और ये लड़ाई सच और झूठ के बीच की होने वाली है। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। निश्चित ही डिजिटल में कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा, मैं कहूँ, काम किया है और आम जन तक बात पहुंचाने का काम किया है। और देखा, अभी आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार है, उनके जो भी विफलताएं हैं उनको दिखाने का काम केंद्र में जो हमारी IT की टीम है बहुत ही मजबूती के साथ कर रही है। और कई, जो मैं कहूँ, कई जगह बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं और चाहे बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उन्हें कई चीज़ों में जो उन्हें झूठ और फरेब चाहे ट्विटर के माध्यम से फैलाते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से फैलाते हैं, फेसबुक के माध्यम से फैलाते हैं, कई चीज़ों को पकड़ने का काम, फेक न्यूज़ को पकड़ने का काम कांग्रेस की डिजिटल
आईएनसी की टीम ने किया है। और इसी तर्ज पर चाहे हम स्टेट की बात करें चाहे जिलों की बात करें, जो झूठ फैलाने का काम लगातार बीजेपी करती है और झूठ के माध्यम से आम जन को गुमराह करने का काम करती है, उसको उस झूठ के खिलाफ हम सच की लड़ाई के लिए इस डिजिटल के हथियार को हम कहीं ना कहीं तेज धार की तरह हम आने वाले 2024 में से यूज़ करेंगे और दिखाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। वहीं बीजेपी की माने तो वो सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को सोशल मीडिया के सहारे जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया को लेकर हम लगातार पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। प्रत्येक जिले की हमने 2-2 बार बैठक की है, फिजिकल बैठक की है, वर्चुअल बैठक की है। हमारा जो शंखनाद अभियान 2024 है उसको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। हमने वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में की है और 2024 के चुनाव को लेकर हम जो भी सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कर रहे हैं। हम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में जो फर्क है वो ये है कि आप अन्य दलों के पेज पर जाकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे तो पैसे के दम पर जो अपना सोशल मीडिया चलाते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर अपना सोशल मीडिया चलाते हैं। और कार्यकर्ताओं को लेकर ही जो है हम लगातार उत्तराखंड सोशल मीडिया को कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ा रहे हैं। 21वीं सदी सोशल मीडिया की है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया का सहारा लेकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक दलों को चुनावी मैदान में सोशल मीडिया का कितना फायदा होता है और जीत का ताज किसके सिर सजता है। अवतार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर प्रदेश कांग्रेस राज्य में भू कानून लागू करने की मांग कर रही है। कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भू माफिया अपने पैर पसार रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी सरकार में लाए गए भू कानून में भाजपा सरकार ने संशोधन किया और आज हालात ये हैं कि राज्य में भू माफिया जगह जगह कब्जा किए हुए हैं। बता दें कि सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के मालसी में मौजूद होटल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां निजी जमीन पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी बिना किसी दस्तावेज के सड़क का निर्माण कर रहा है, जिसका खुलासा आरटीआई के जरिए ग्रामीणों ने किया है। राज्य के अंदर भारी आक्रोश है, यहाँ के नौजवानों के अंदर, यहाँ की जनता में, यहाँ की महिलाओं में। भू कानून राज्य के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। जो एनडी तिवारी जी ने भू कानून बनाया था और बाद में उसको संशोधित करके और कम कर दिया था भूमि को बाहर के लोगों के लिए 500 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर कर दिया था बीसी खंडूरी जी ने। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने और धामी जी की सरकार ने जिस प्रकार से उस भू कानून पे पलीता लगाया, उसके बाद बाढ़ आ गई है। राज्य के अंदर तमाम जमीनें, जितने यात्रा रूट हैं, जितने बड़े बड़े मार्ग हैं, जितने टूरिस्ट प्लेस हैं, जितने तीर्थाटन के स्थान हैं, उनमें बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर भूमि खरीदनी शुरू कर दी। रविवार को राजधानी देहरादून में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें युवाओं को साधने की कोशिश की गई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया और इस पर यूथ कांग्रेस ने प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सीवी चौहान ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बैनर तले आने वाले 3 महीनों में पूरे प्रदेश में कई प्रतियोगिताएं होने वाली है। इस प्रतियोगिता के जरिए यूथ कांग्रेस आपसी भाईचारे का संदेश देगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने देश से नफरत मिटाने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए, भाईचारा का संदेश देने के लिए पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से लेके, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक निकाली गई थी, उसके 1 वर्ष पूर्ण होने के उसमें हमने जैसे प्रेस के माध्यम से भी आप पत्रकार बंधुओं को पहले बताया था कि हम 3 महीने तक लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बैनर के नीचे इवेंट करेंगे, जिसमें खेल प्रतियोगिताएं, भारत जोड़ो यात्रा, मैराथन और कल्चर इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम जो है यूथ कांग्रेस जो है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में करने जा रही है। और उसी प्रकरण में आज हमने यहाँ भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे के बाद कांग्रेसियों में दो फाड़ हो गई है। जहां कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, तो वहीं धारचूला से कांग्रेस विधायक हाथ जोड़कर पीएम मोदी का धन्यवाद करते भी नजर आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस असहज वाली स्थिति में है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को भी सलाह दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने धार्मिक यात्राओं के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित कर
पिथौरागढ़ के लिए सौगात का पिटारा खोला। मगर विपक्ष ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कई सवाल उठाए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेता पीएम मोदी के दौरे को निराशाजनक बता रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता पीएम मोदी का आभार जताते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तो पीएम मोदी की जनसभा में जुटी भीड़ पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कलाकारों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती ही है। जब कोई कलाकार आता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और वो कलाकार जीतेगा नहीं जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब टीएन सेन आए थे अपार भीड़ थी, वोट पड़े 5000 लोकसभा के चुनाव में, और जबकि वो ईमानदार आदमी था। और जिस शख्स की बात करें तो मैं तो उसको ईमानदारी का लेवल भी नहीं दे सकता। उत्तराखंड में 2 बार आस्था, मैंने आपके चैनल में और भाई के सबके चैनल में कहा था कि आए, स्वागत है प्रचार मंत्री का, पर हमारी आस्था के साथ फिर चोट मत करके जाना। करण माहरा पीएम मोदी की तुलना भले ही कलाकारों से कर रहे हो, मगर उनके अपने ही विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा। और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं अब कांग्रेस के इस रिएक्शन पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी हरीश धामी से सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस के माननीय विधायक भी अब मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उनकी सराहना कर रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में ये भी एक पद्धति है अच्छों के बारे में अच्छा बोलना। और धीरे धीरे शुरुआत हुई है, और कांग्रेस के जो अन्य मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूंगा विकास का अवरोध का कारण न बने, अच्छे विकासों की सकारात्मक चर्चा वो भी करें, इस राज्य के हित में होगा। जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से गुटों में बटी नजर आती है, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी कांग्रेस के भीतर अलग अलग मत देखे जा सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि या तो कांग्रेस में आपसी सामंजस्य की कमी है, या फिर पूरी कांग्रेस सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। हाल ही में उत्तराखंड सरकार में संस्कृति, साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष बनाई गई भाजपा नीति मधु भट्ट ने पहले नवरात्रि पर अपने कार्यालय का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया और इस नई जिम्मेदारी को संभाला। इस दौरान मधु भट्ट ने कहा कि प्रदेश के लोक संस्कृति, कलाकृति और बोली भाषा को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताओं में एक है। इस मौके पर दूर दराज से आए एपन कलाकारों ने स्टॉल लगाकर अपनी कलाकृतियों का भी प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम तो मैं पूरी अपनी इस देवभूमि सभी पूरे प्रदेशवासियों को आज जो नवरात्र का पावन पर्व है और इसमें ऐपण महोत्सव का हम शुभारंभ कर रहे हैं, उसके लिए सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। घर घर खुशहाली के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए घर घर ऐपण बनाए, उस राज्य के विकास में अपनी जो अहम भूमिका जो है, हमको इसको खुशहाल बनाना है, उसमें सब लोग हमारा सहयोग करें। देहरादून पुलिस को नकली दवा बनाने वाली कंपनियों का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देहरादून और हरिद्वार में नकली दवा बनाने वाली कंपनी पर रेड की गई, जिसके बाद मामले में नामजद अभियुक्त सचिन शर्मा और उसके पार्टनर विकास कुमार को रायपुर क्षेत्र से रेंज रोवर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। इस दौरान दोनों अभियुक्तों के पास से गाड़ी में रखी नकली दवाओं के 24 डब्बों में 7,200 कैप्सूल बरामद किए गए। वहीं जानकारी में यह भी सामने आया है कि नकली दवाओं की फैक्ट्री की बदौलत दोनों अभियुक्तों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इसने जो है एक नकली फैक्ट्री जो हरिद्वार में, झबरेड़ा में, रुड़की में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी
जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनीज में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में, और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। पहाड़ों की रानी मसूरी में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत सीओ अनिल जोशी की अध्यक्षता में लंडौर क्षेत्र में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। सीओ मसूरी अनिल जोशी ने बताया कि पुलिस हर मोर्चे पर नशे के बढ़ते चलन को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन बिना जन सहभागिता के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन को कामयाब नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके खिलाफ जागरूक होना चाहिए। देखिए, जैसा कि ये मिशन हमारे राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि देवभूमि ड्रग्स फ्री होनी चाहिए 2025 तक। उससे पहले हम इसको फ्री करने के लिए तमाम उपाय हमने यहाँ बताए, तमाम सुझाव दिए, पब्लिक के भी सुझाव लिए, तो उन पर हम गहनता से और सतर्कता से और शक्ति से पालन करेंगे, तब ये हो पाएगा। पंतनगर विश्वविद्यालय में दूसरे दिन भी किसानों को मनचाही वैरायटी के बीज नहीं मिले, जिस पर किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल इन दिनों पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेला चल रहा है, जिसमें भारत सरकार के कृषि कल्याण विभाग द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों को कृषि संबंधित जानकारियां दी जा रही है। लेकिन किसानों का आरोप है कि मेले में कोई सुविधा उनके लिए नहीं है, उन्हें मनचाहे बीज भी नहीं मिल पा रहे हैं। हमारा सर इसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें चल रही है। एक तो हमारा अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम चल रहा है। इसमें रूरल एरिया पे आप गोदाम बना सकते हैं। अगर किसान भाई गोदाम बना लेंगे तो जो फसल कटती है, फसल कटने के बाद तुरंत उसको स्टोर कर लेगा, और स्टोर करने के बाद में अगर कुछ वेट करने के बाद में अगर उसको मार्केट में बेचता है तो उसका प्राइस जो है हाई मिलेगा। क्योंकि हार्वेस्ट करने के बाद अगर तुरंत मार्केट में ले जाएगा तो क्या होता है, वहाँ पे खरीदने वाले तो उतने ही रहते हैं, बेचने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसका प्राइस मार्केट में कम मिलता है। दिनेशपुर में आम जनता सड़क किनारे पड़ी काली राख से परेशान है। लोगों का आरोप है कि ये काली राख प्रॉपर्टी डीलर द्वारा फैक्ट्री से मंगाई गई है, जो सड़क किनारे पड़ी है। वाहनों के गुजरने के चलते ये काली राख उड़ रही है, जिस वजह से वहां आसपास रह रहे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष का कहना है कि अगर कोई शिकायत करता है तो कार्रवाई जरूर होगी। हाँ, जैसे आपने वीडियो दिखाया उसमें ये दिख रहा है कि प्लॉटिंग का काम हो रहा है और रोड बन रही है, तो रोड में जो मिट्टी पड़ी हुई है उसकी धूल आ रही है, और अगर कोई रोड पे अगर कोई रखेगा या कुछ वो रहेगा तो अगर रखी होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की सहकारिता विभाग की बैठक। किसानों की आय दोगुना करने पर हुई चर्चा। 30 नवंबर तक बढ़ाई गई ऋण जमा करने की अवधि। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। सोशल मीडिया के सहारे होगा चुनाव प्रचार प्रसार। कांग्रेस और बीजेपी में सोशल मीडिया को लेकर भी छिड़ी जंग। कांग्रेस कर रही राज्य में भू कानून की मांग। धस्माना ने सरकार पर लगाया भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप। कहा उत्तराखंड में भूमाफिया पसार रहे पैर। और देहरादून पुलिस ने नकली दवा कंपनी पर की छापेमार कार्रवाई। नकली दवाओं के 2 सौदागर गिरफ्तार। नकली दवाओं को बेचकर बने करोड़ों के मालिक।